हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? और वेलकम ऑन करियर गोल्स बाय रमा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स का ये सेशन। और आज के करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ चीज़ें और नई मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि इस ऐसे टॉपिक से पहले क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, क्या क्या पूछा हुआ है और हमारे सिलेबस से ये चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ये करंट अफेयर्स के ये आर्टिकल्स या ये टॉपिक्स कैसे रिलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सकुशल होंगे। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस सेशन को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं सिंबलिज्म ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस करके एक टॉपिक आया था इन दी न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, हिंदू न्यूज़पेपर में आया था ये। ठीक है, और ये बाई वीकली एक आर्टिकल आता ही है दलितिज्म के ऊपर। अगर आप हिंदू को पढ़ेंगे एडिटोरियल वाले पेज में, एक साइड तो एडिटोरियल होता है, इस साइड एक और कॉलम होता है, यहाँ पे दलितिज्म को करके जो है हर 15 दिन में या महीने में एक बार कोई ना कोई टॉपिक आता है। ठीक है, तो उन्हीं में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें ये लोग बताते रहते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिजेस की हम बात करेंगे। सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट बहुत एस्पेक्ट है ये, और हमारे सिलेबस को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में है। इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी है। देखते हैं कहाँ पर कैसे है। तो ये टॉपिक आया था द सिंबलिज्म ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस। सूरज येंगड़े ये जो हैं दलिटैलिटी, दलितिज्म नहीं, बेसिकली दलिटैलिटी, इसके ऊपर ये आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स लिखते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिकोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो पूरा टॉपिक है इसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट किया है। इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक सेकेंड बस, लेट मी चेक समथिंग के कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है ना, एक बार ही देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, और जो भी आपके, हाँ सब सही है आई थिंक। मतलब मुझे लगा था कि कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है, तो वो एक बार ही चेक कर लेते। तो ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था। ठीक है, इस आर्टिकल में यहाँ आप या तो पढ़ पा रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मैंने इस आर्टिकल को आराम से जो है आप लोगों के लिए अलग से लिखा हुआ है, और समझेंगे भी कि किस तरीके से ये हमारे सिलेबस में रिलेटेड है। ठीक है, तो सिंबलिज्म ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, तो सबसे पहले आपको समझना है इंटरकास्ट मैरिजेस क्या होती हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिलेबस में कहाँ फॉल करता है, किस जगह पर ये आपको मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको पेपर 2 में। एक पार्ट भी है, बेसिकली आपको पता हो तो पेपर 2 को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में हम बेसिकली थ्योरीज पढ़ते हैं, एम.एन. श्रीनिवासन की थ्योरी पढ़ते हैं, जी.एस. गुरे की थ्योरी पढ़ते हैं, ए.आर. देसाई की थ्योरी पढ़ते हैं, लुई ड्यूमोंट की थ्योरी पढ़ते हैं, एंड्रे बैटले की थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद पेपर 2 में उनका एप्लीकेशन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पे हम लगाते हैं। तो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर ये यूनिट है आपकी बी, आप ऐसे मान सकते हो। उसमें कास्ट सिस्टम आता है। कास्ट सिस्टम के अंदर जो है आपका जो लास्ट टॉपिक है अनटचेबिलिटी फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव्स, वहां पर आप ये चीज देखोगे। क्योंकि ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में जो है मैरिजेस की बात यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर करी गई थी। प्लस इंटर रिलीजियस तो वो एक अलग हो जाता है, वो भी मतलब अलग इसमें फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के वहां पे। तो इंटर कास्ट आपको समझ में आ गया कि इस कास्ट सिस्टम यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है, इंटर कास्ट मैरिजेस इसके अंदर आएगा। और ये जो आपका टॉपिक है ये पेपर 2 में इसलिए यहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, तो पेपर 1 में कहां पर आता है ये बात करें, पेपर 2 में तो ये कास्ट सिस्टम के अंदर अनटचेबिलिटी फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव्स के अंदर आता है। दूसरा चैलेंज क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, समाज जैसे बदल रहा है
उसमें डायरेक्टली आपको यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है इंटरकास्ट मैरिजेस, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कैसे कैसे बदलेगा, उसके क्या चैलेंजेस हैं। उसके चैलेंजेस हैं कि हमारे समाज में कास्टिज्म बहुत है, तो वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के राह में एक बाधा की तरह दिखता है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो हमको दिखते हैं। और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने का सबसे सही तरीका कहाँ पर है, इंटरकास्ट मैरिजेस में, क्योंकि आप वहां देखेंगे वैसे किसी कास्ट को जनरली किसी दूसरी कास्ट से इतना कोई मतलब नहीं है। आप रिजर्वेशन के केस में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, आप इंटरकास्ट मैरिजेस के केस में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 की, ये तो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो गया। जीएस पेपर 1 जिसमें हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी में ये कहाँ फॉल करता है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटीज, पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड इश्यूज, जनसंख्या और उससे जुड़ी हुई क्या इश्यूज हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग कास्ट होना ही एक डाइवर्सिटी का एक तरीका भी है। सेक्युलरिज्म, जिस तरीके से अलग अलग कास्ट होने के बाद भी हम लोग सोशल हार्मनी के साथ रहते हैं, सेक्युलरिज्म। सोसाइटी एंड वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, उन सब में ये फॉल करता है, मतलब ये सिलेबस का एक पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे सिलेबस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम कुछ कुछ चीजें अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल से। आर्टिकल कहता है द सिंबलिज्म ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस। जब मैं आपको, अच्छा एक और चीज है कि जब मैं आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगे तो ये कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इसकी फॉर्म्स, इसके पर्सपेक्टिव सब कुछ पढ़ेंगे हम। और उस समय पर एक बार, मतलब क्योंकि वो तो एकदम, मतलब अभी सिर्फ हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगे। कास्ट की ओरिजिन कहाँ से हुई, कास्ट की कितनी फॉर्म्स हैं, अलग अलग लोगों के, महात्मा गांधी के क्या व्यू हैं, भीमराव अम्बेडकर के क्या व्यू हैं, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी, पेपर 2 इज ऑल अबाउट इंडियन सोसाइटी, तो उसकी बात करेंगे, तो ये सब करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर इसी पीडीएफ में रखा हुआ है, लेकिन उसको हम कवर करेंगे तब, और उस टाइम पर तभी भी मैं आपको ये एक बार फिर से दिखा दूंगा जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ तब भी। तो इसको अभी कवर कर लीजिए, इससे क्या क्या हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बी आर अम्बेडकर के कुछ कोट्स को भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं। तो अंतरजातीय विवाह का प्रतीकवाद, हिंदी वालों, अंतरजातीय विवाह का प्रतीकवाद, ये आपका जो है आया था। तो बेसिकली जब दुनिया भर के देश, ठीक है, दुनिया भर के देश में क्या हो रहा है, दुनिया भर में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, एकदम बहुत तेज नहीं, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मतलब एक नस्लवाद पे, रेसिज्म पे एक महिला ने, ठीक है, एक ब्रिटिश इंडियन महिला ने एक इंडियन ओरिजिन की महिला को वहां पर मारा है, इन दी आई थिंक इन कनाडा और इन यूएस, कनाडा में है शायद, मुझे जितना याद है। ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो अभी भी चल रहा है, तो वो भी रेसिज्म का ही है। उनको ये है कि क्यों, मतलब तुम लोग इंडियंस जो है क्यों आके यहाँ पे ऐसे रहने लग जाते हैं। खैर, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि दुनिया भर में जो है रेसिज्म को, मतलब रेसिज्म को चैलेंज करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं लोग और अपना रहे हैं अलग अलग रेस के लोगों को, मतलब डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, अब इसमें ये भी हमें याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए कुछ प्रोत्साहन स्कीम्स वगैरह चलाई हुई हैं। ठीक है, शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है भारत सरकार के, जो आपकी कठोर सीमाएं हैं, कास्ट की जो कठोर सीमाएं हैं, उनसे बाहर भी आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज अगर कोई करता है, ठीक है, ये आपकी अपनी स्वेच्छा के ऊपर है। पहली बात ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे तो जो एक एग्जाम्पल सेट करना है इसलिए ऐसा करना ही करना है, नहीं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। आपको किस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए और वैसा लाइफ पार्टनर आपको किसी दूसरी कास्ट में मिल रहा है आपके लिए, ठीक है, उसके ऊपर है। बट अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, उनके जब बच्चे होते हैं, इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जो मिक्स्ड कास्ट के बच्चे होते हैं, यानी कि पापा किसी और कास्ट के, मम्मी किसी और कास्ट की हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर एटलीस्ट अपने पापा वाली कास्ट और अपनी मम्मी वाली कास्ट के प्रति तो रेस्पेक्ट होती ही होती है। वो एकदम ऐसे रिजिड बच्चे नहीं होते कि हम तो जी हिंदू ब्राह्मण हैं और हम तो मतलब हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। ठीक है,
अगर मान लीजिए फादर जो है ब्राह्मण है और मदर जो है SC ST या कोई भी क्षत्रिय है या कोई किसी और मतलब वैश्य कास्ट से है, बेसिकली ये 4 कास्ट जो है हमारे यहाँ पे। बट अगर हम SC ST की बात करें तो बच्चे होंगे एटलीस्ट वो SC ST को उतनी घृणा की नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी खुद की माँ या वन ऑफ देयर पेरेंट फ्रॉम दैट कास्ट ऑल्सो। तो क्या अंतर जातीय विवाह के परिणाम स्वरूप क्या सामाजिक परिवर्तन होता है और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी समाप्त हो जाती है? तो क्वेश्चन आपका यहां से सीधा ऐसे उठ के भी आ सकता है, डज द इंटरकास्ट मैरिज देन रिजल्ट इन एंटिसिपेटेड सोशल चेंज? क्या सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम है और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने में सक्षम है? तो जवाब होना चाहिए कि हाँ है, मतलब इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटर मैरिजेस क्या है। इंटर मैरिजेस आपको समझ में आ गया होगा, 2 लोग जो अलग अलग जाति के हैं वो आपस में शादी कर रहे हैं। और भारतीय सोसाइटी में इसका जो रेट है ना वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज रेट दिख रहा है। और इंक्रीज रेट से क्या हो रहा है कि हम इसको एक मीजर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, मीजर ऑफ एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप, के डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, आत्मसात हो रहे हैं, एक दूसरे को अपना रहे हैं। और ये किसने कहा है? ये मॉर्गन ने कहा है। और मॉर्गन की थ्योरी आपकी यूनिट 4 में आप लोगों के लिए पढ़नी ही होती है। तो पैगनिनी और मॉर्गन कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस लाइज एट द हार्ट ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, जिससे क्या होता है आज की डेट में सोसाइटी में ये मैरिजेस बढ़ रही हैं, जिससे डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, आत्मसात हो रहे हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि बट इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, आर्टिकल कहता है कि लेकिन इंडियन सोसाइटी में अभी भी इवन दो काफी सारे मल्टीट्यूड हैं कास्ट को और सबकास्ट को लेके, ठीक है, काफी सारी जातियां और उपजातियां एक साथ मौजूद रही हैं, सेंचुरी से, सदियों से रही हैं, लेकिन अभी भी जो है रिजिड कास्ट सिस्टम में एसिमिलेट नहीं हो पाई हैं। ये ऑब्जर्वेशन है एक थिंकर का, ठीक है, ये रियलिटी है इंडियन कास्ट सोसाइटी की। समझ रहे हो कि मॉर्गन कह रहा है कि भाई ये ऐसा हो सकता है और अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे तो एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब कि जैसे पानी में चीनी को घोल देते हो और एक लिमिट के बाद फिर आपको चीनी दिखती नहीं है, लेकिन उसका स्वाद पानी में दिखता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे, इंटर मैरिजेस इंटर कास्ट भी हो सकती है, इंटर रिलीजियस भी हो सकती है, दोनों ही। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर इंटर मैरिजेस की बात कही है। इंटर मैरिजेस 2 टाइप की हैं, अंतर विवाह, अंतर जातीय विवाह भी हो सकता है, अंतर धार्मिक विवाह भी हो सकता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी में सदियों से अलग अलग कास्ट जो है एक साथ रही हैं, फिर भी एसिमिलेट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि हमारा जो जातीय व्यवस्था है हमारी काफी कठोर, काफी रिजिड है। हमारे यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, लैक है, कमी है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की। रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर मैरिजेस के बहुत कम पाए गए हैं, ठीक है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट है इससे पता कर पाना, ठीक है, कि कौन सी स्टेट में इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा हो रही है, कौन सी स्टेट में कम हो रही है। क्योंकि पंजीकरण, विवाहों का जो पंजीकरण है हमारे यहाँ पर, वो चलन अब शुरू हुआ है, वो भी शहरों में, कि लोग अपनी मैरिज को रजिस्टर कराते हैं। गांव में आप देखिए, अगर आप किसी गांव से हैं या कि आपकी पृष्ठभूमि में आपका कोई रिलेटिव है कोई गांव में, तो आप देखिए कि वहां पे आप शादियों में जाते हैं या शादियां होती हैं तो कितने लोग अपनी तहसील में जाकर जो है अपनी मैरिज को रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है, तो हमारे यहाँ पर वो डेटा नहीं मिल पाता है, एक्चुअल डेटा हमें नहीं मिल पाता। दूसरा एक बड़ी बात यह है कि जो भारत के अंदर मैरिज पैटर्न का चेंज हो रहा है वो बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है। मतलब मैरिज पैटर्न का चेंज होने का मतलब यह है कि लोग अब जाकर लोग कहीं जो है इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेस करते हुए दिखते हैं हमको एक कॉमन इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई शाहरुख खान और गौरी, भाई वो बहुत पुरानी बात है और वो एज अ एक्टर, बॉलीवुड की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप ये देखिए 135 करोड़ की जनसंख्या में ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ये जो हो रहा है ये रीसेंट पैटर्न है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल 40 साल पुराने से ये पैटर्न जो है थोड़ा प्रचलन में आया है, ठीक है, रीसेंट फिनोमेना है। और ये रीसेंट फिनोमेना क्यों आपको देखने के लिए मिल रहा है? ये इसलिए देखने के लिए मिल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है, इंडियन सोसाइटी पे वेस्टर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है। और इसलिए लोग जो हैं जो थोड़े डेयरिंग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस कर रहे हैं। अदरवाइज आप हरियाणा में जाओ,
और अगर कोई आपको इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिज करता हुआ दिखता है तो देखो खाप पंचायत क्या करती है वहां पे, ठीक है। वेरियस सोशल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फैक्टर होते हैं, विभिन्न विभिन्न सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकी, यानी कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आप कि बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, किस एज के कितने हैं, पढ़े कितने हैं, अनपढ़ कितने, ये काफी सारे डेमोग्राफी के फैक्टर होते हैं। और ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कैसे, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब जो अमीर लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग और मॉडर्न भी हैं, अमीर हैं तो मॉडर्निटी तो धीरे धीरे आई जाएगी पैसे से। अमीर लोग मॉडर्न हैं जो कि फॉरवर्ड सोसाइटीज में, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, फॉरवर्ड सोसाइटी में, सोसाइटी जिनकी मॉडर्न हो गई है, तो वहां आपको इंटरकास्ट मैरिजेस देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं या जिनकी सोसाइटी पिछड़ी हुई है, अभी उतनी विकास नहीं कर पाई है, वहां आपको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दिखेंगे कि वहां पे ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इंटरकास्ट मैरिजेस को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में पहले किसी ने लव मैरिज कर ली, मतलब मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा की खुद की लव मैरिज है, ठीक है, तो ऐसे मम्मी पापा 95% आपको कभी लव मैरिज करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि खुद है उनकी खुद लव मैरिज है, तो वो तुमको क्या रोकेंगे। यानी कि एक पैटर्न है। तो जिस सोसाइटी में ऐसा पैटर्न ज्यादा देखने को मिलता है कि जहां पर आप जो है इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हो, तो वहां पर अगर कोई एक्स व्यक्ति भी करने वाला है तो उसको लेकर उतना अपोजिशन नहीं होगा। लेकिन वहीं कोई ऐसा समाज है जहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस का चलन बिल्कुल भी नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं कर सकते, पहले किसी ने करी नहीं है, या अगर किसी ने करने की कोशिश करी तो समाज ने उसको जो है या तो बहुत कड़ी सजा दी, ठीक है, अपनी खाप पंचायत जैसे करती हैं, या फिर जो है उनका बहिष्कार कर दिया। तो ऐसे समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं किया जाता है। ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और डेमोग्राफिक फैक्टर, 3 फैक्टर साथ में काम करते हैं कि किसी समाज में पैटर्न ऑफ मैरिजेस क्या है, इंटरकास्ट पैटर्न मैरिज है या नहीं है। आगे आर्टिकल क्या कह रहा है ये तो मैंने आपके लिए अलग से डाला है, ये आप देख लीजिए। इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए भारत में टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। सबसे ज्यादा मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ठीक है। ये कौन सी 3 स्टेट्स हैं बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। टॉप 3 कौन है जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट है। सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस यहीं देखी गई हैं। परसेंटेज की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 55% मिजोरम में इंटरकास्ट मैरिजेस ही होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में भी होती हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे तो कश्मीर सिर्फ कुछ घाटियों का कश्मीर नहीं है, कश्मीर में बहुत कुछ है, जम्मू भी है, तो बहुत श्रीनगर भी है, वहां पे आपको इंटरकास्ट मैरिजेस दिखेंगी 35%। उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज आपको फिर जाके नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, तो आपको गुजरात में दिखेगी, यानी कि एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये सब वो जगह हैं जो कि टॉप 5 में नहीं है इंटरकास्ट मैरिजेस में। और आप समझ सकते हो क्योंकि ये इनका जो समाज है ना तो सोशली इतना डेवलप है, सोशली उतना डेवलप नहीं है, इकोनॉमिकली बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ये इकोनॉमिकली भी उतना डेवलप नहीं है। प्लस यहाँ के डेमोग्राफिक फैक्टर्स और यहाँ की जो हिस्ट्री है ना वो सपोर्ट नहीं करती है इंटरकास्ट मैरिजेस को। जाति व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजिड है। आगे चलते हैं, एक स्टडी आई थी, ठीक है, ये इस आर्टिकल में नहीं थी ये इमेज भी मैंने पुराने एक आर्टिकल से डाली है। एक स्टडी आई थी, ये कहती है कि अगर इंडिया में इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा, समाज के अंदर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, सोसाइटी के अंदर मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, भाई मैरिज आपके सिलेबस में भी है ना, पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। मैरिज इन सोसाइटी क्या लेके आता है, सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आता है, लीड्स टू स्टेबिलिटी एक इंडिविजुअल की लाइफ में और एक ठीक है, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, प्लस इंडिविजुअल एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो इंडिविजुअल की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तो सोसाइटी की लाइफ में भी सोसाइटी भी स्टेबल होगी। तो मैरिज इन सोसाइटी लीड्स टू स्टेबिलिटी, ठीक है। एक वो आजकल मीम भी बहुत चल रहा था, शादी करा दो इसकी, ठीक है, सुधर जाएगा ये। तो ये धीरे धीरे इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसके देखने के लिए मिले हैं। हमारे भारत की अगर हम बात करें,
भारत में जितनी भी शादियां होती हैं उनमें से 10% शादियां इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं, बिटवीन डिफरेंट कास्ट। ये किसने बोला है? ये एक्स डायरेक्टर हैं IIPS के श्रीनिवासन साहब, उनकी ये एक रिसर्च थी और उन्होंने बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, तमिलनाडु, ठीक है, जहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस को सबसे ज्यादा अपोज किया जाता है। यानी कि तमिलनाडु के अंदर सिर्फ 2.1% ही लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, और ये भी वो लोग होते हैं जिनको लोग अपोज भी करते हैं। समाज में इनको जो है एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, जबकि 97.04% लोग वो हैं जो कि सेम कास्ट में शादी करते हैं, लीडिंग टू द साउदर्न स्टेट इन सच वेडिंग्स। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, और फिर तमिलनाडु के बाद जो साउथ इंडिया की जो अदर स्टेट्स हैं उनमें भी ऐसा ही सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिला है। Marriages are still taking place within the same caste and there is a strong caste support behind every union। ठीक है, श्रीनिवासन साहब ये कहते हैं कि हर समाज, ठीक है, हर एक जाति विशेष समाज सेम कास्ट मैरिज को सपोर्ट करता है। कोई भी जाति विशेष समाज, जैसे आप कह लीजिए कि गुर्जर समाज है या ठाकुर समाज है या ब्राह्मण समाज है या फिर आप कह लीजिए राजपूत समाज है, कोई भी समाज, ठीक है, वो कहते हैं ना, मतलब वैष्णव समाज, मतलब पूरा एक यूनिटी की कम्युनिटी जो होती है, वो कभी अपने बच्चों को या अपने यूथ को ये नहीं कहेगी कि बेटा जाओ और जाके तुम ना इंटरकास्ट मैरिज करो। हमेशा उनकी प्रेफरेंस यही होगी कि आप सेम कास्ट में मैरिज करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं सुनते हैं और वो अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, राइट टू मैरिज। तो इसको, ये लीगल प्रोविजन भी है आपके लिए, मतलब लीगल मतलब सॉरी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। ठीक है, तो कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी समाज के एक्सेप्टेंस बहुत मायने रखती है। आगे बात करें तो ऐसी, अब हमको 3 चीजें पता चली कि इंटरकास्ट मैरिज में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हायर इंटरकास्ट मैरिजेस इन सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहां पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हमने मिजोरम का केस देखा था, जैसे कि हमने सिक्किम का केस देखा था, वैसे ही कुछ और भी हैं। जैसे अगर हम स्टेट के अंदर बात करें तो स्टेट में भी कहाँ दिखेगी, स्टेट में भी उन सोसाइटीज में दिखेगी जो सोशली इकोनॉमिक डेवलप्ड हैं। जैसे कि पंजाब के डेवलप्ड सोसाइटीज, हरियाणा के डेवलप्ड लोग, मतलब ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा हरियाणा गरीब है ना, पूरा का पूरा हरियाणा तो गरीब नहीं है ना। हरियाणा का डेवलप्ड जो सेगमेंट है वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आसाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। महाराष्ट्र में तो मतलब मुंबई का, मतलब मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट, जितना आप मॉडर्न सोसाइटीज के करीब होंगे उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। दिल्ली में उतना इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, महाराष्ट्र में उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं आप बिहार में चले जाओ, वहीं आप झारखंड में चले जाओ, क्या ये इंटरकास्ट मैरिजेस का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वहां की सोसाइटी में वो प्रचलन है ही नहीं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आसाम, हरियाणा, पंजाब के ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पे आपको फिर भी ये जो है कंपैरिजन देखने के लिए मिल जाएगा। इन कंपैरिजन विद आपको उत्तर प्रदेश में सेम कास्ट मैरिज कम देखने के लिए मिलेंगी, मध्य प्रदेश में कम देखने के लिए मिलेंगी, बिहार में कम देखने के लिए मिलेंगी, राजस्थान में भी कम देखने के लिए मिलेंगी। पंजाब, मैम ये हरियाणा ऐसे कहाँ आ गया इंटरकास्ट मैरिजेस में? यूपी में, MP, बिहार, राजस्थान से ज्यादा, क्योंकि ये पंजाब के करीब है और डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, आप हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद वाला सेगमेंट भी जोड़ के देखो तो वहां पे आपको इंटरकास्ट मैरिजेस मिलेंगी, मॉडर्न सोसाइटीज वहां पे मिलेगा। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि कुछ स्टेट्स का इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब आर्टिकल आगे कहता है कि ऐसी जो इंसिडेंट्स है, ऐसी जो चीजें हमने इंटरकास्ट मैरिजेस की देखी हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? इट विल इंक्रीज विद डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन मतलब टेम्परेचर की डिग्री होती है ना, 100 डिग्री, अच्छा मतलब 99 डिग्री है टेम्परेचर, यानी कि बुखार अभी कम है। 100 डिग्री हो गया यानी कि बुखार बढ़ रहा है, 101 डिग्री हो गया यानी कि और बढ़ रहा है, 102 यानी कि तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो डोलो भी काम नहीं करेगी। 103 मतलब अब तो मतलब ड्रिप चढ़ा दो, पट्टी वट्टी लगा दो। कहने का मतलब है डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा उतनी ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि मॉडर्न सोसाइटीज में इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहां ज्यादा होगा वहां आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो 4 चीजें हमको समझ में आ गई इंटरकास्ट मैरिजेस के। 4 फैक्टर्स कहां देखने, सोसाइटी डेवलपमेंट, सोशियो फैक्टर,
मतलब सोशियो और इकोनॉमिक दोनों साथ ही रखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर, मॉडर्नाइजेशन, डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो वर्क्स एज अ फैक्टर, ऑल्सो द थर्ड वन इज द डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल ये कह रहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस को ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, इंटरकास्ट मैरिजेस को मीडिया का एक्सपोजर देने की जरूरत है और इंटरकास्ट मैरिजेस को एंकरेज करने की जरूरत है। क्यों? अगर हम ये चीजें करेंगे, ठीक है, तो इंटरकास्ट मैरिजेस से हम रिड्यूस कर सकते हैं टू रिड्यूस द कास्ट बैरियर्स प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में जो कास्ट बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, ठीक है, उन विवाहों बाधा को कम करने के लिए, भारतीय समाज में प्रचलित जाति बाधा को कम करने के लिए इस तरह के विवाहों को आप महिमा मंडित कीजिए, यानी कि इनको अच्छा बताइए, बच्चों को एंकरेज करिए कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो करिए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। मीडिया को एक्सपोजर देना चाहिए और ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आने वाले लंबे समय के लिए ये आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है जिससे कि कुछ चीजें ही ऐसी हैं, हमारी वाली जनरेशन है ना, आपकी और हमारी वाली जनरेशन, ये अब मेरी तो शादी हो गई भाई, लेकिन आप लोगों की होनी बाकी है, तो मैरिज सिस्टम इन इंडिया को जरूरत है, ठीक है, मैरिज सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी, उसको जरूरत है कि यहां पर वो उसको जो है कास्ट बैरियर तोड़े जाए। क्यों कास्ट बैरियर तोड़े जाएंगे? देखो बदलाव क्या है, हम ही से आता है, बदलाव क्योंकि हम ही से आता है। और जैसे कि मैं यहां पर समझाया भी गया है कि जो मिक्स्ड कास्ट वाले बच्चे होते हैं वो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। तो इंटर कास्ट मैरिजेस आर हेल्पफुल टू रिड्यूस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, ठीक है, टू रिड्यूस द कास्ट बैरियर प्रेवलेंट ऑल्सो। तो यहां पर आपको ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है, ये लिखने के लिए मिल रही है मेंस में। इंटरकास्ट मैरिजेस क्या हैं? ये एक अकेला एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि कंप्लीटली आने वाले समय में, क्योंकि जब आज शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब जाके कहीं कास्ट बैरियर टूटेंगे। आज तुम तोड़ोगे और कल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, कल मतलब आने वाले समय में। तो इट इज दी ओनली, आर्टिकल ऐसा कहता है कि इट इज दी ओनली मीन्स ऑफ कंप्लीटली एरेडिकेटिंग द कास्ट बैरियर्स इन इंडिया, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो। ठीक है भाई, जैसे माँ बाप होंगे बच्चे मतलब वैसे ही रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो अर्बन हो चाहे रूरल हो, वहां पे तो जब आप समझाओगे कि भाई आप शादी कर रहे हो, शादी जैसा बड़ा फैसला अगर आप कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को भी समझाओगे ना कि ये जाति वगैरह में उतना ज्यादा नहीं उलझने की जरूरत है। ये सारे इनिशिएटिव्स कहाँ से शुरू होते हैं? ये सारे इनिशिएटिव शुरू होते हैं मॉडर्न सोसाइटी से, अर्बन एरियाज से। और ये जब अर्बन एरियाज से शुरू होते हैं तब धीरे धीरे ये पेनिट्रेट होते हैं रूरल एरियाज में। ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में पहले इंटरकास्ट मैरिज होंगी तब अर्बन एरिया में जाए। अर्बन एरिया क्योंकि ज्यादा मॉडर्न होते हैं, मॉडर्नाइजेशन फैक्टर देखो, सोशियो इकोनॉमिक, ज्यादा थोड़ी वेल्थ वहां पर ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक फैक्टर का भी काम करता है। तो यहाँ पर ये अर्बन एरियाज जो हैं जहां पर लोग एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन एजुकेटेड होते हैं, जहां पर लोग वेल अवेयर होते हैं, वहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना ज्यादा इजी होता है। हिंदी में भी मैंने इसका कन्वर्जन कर दिया है, मतलब कन्वर्जन इन द सेंस कन्वर्ट कर दिया, पीडीएफ को आप लोगों को मिल जाएगी। गांधी जी भी इसके लिए कुछ कहते हैं, ये आर्टिकल में नहीं है बट आप गांधी जी के कोट को यहां कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल में भीमराव अंबेडकर साहब का कोट दिया था, तो मैंने सोचा कि सिर्फ भीमराव अंबेडकर साहब ही क्यों, गांधी जी का भी कोट आपको देखना चाहिए। क्योंकि इंडियन सोसाइटी के पेपर 2 में जब आप लिखेंगे तो आपको इंडियन थिंकर्स के बारे में लिखना है, और इंडियन थिंकर्स के अलावा इंडियन थिंकर्स में सिर्फ और सिर्फ ये एंड्रे बैटले, जीएस गुरे, आर.एन. श्रीनिवासन, ठीक है, ये जो श्रीनिवासन है, AR देसाई, सिर्फ इनको नहीं, आप MK गांधी को लिखें, आप विवेकानंद को लिखें, आप जो है मदर टेरेसा के बारे में लिखें, आप जो है भीमराव अंबेडकर, काफी सारे कोट्स तो आपको भीमराव अंबेडकर साहब के पूरे पेपर 2 इंडियन सोसाइटी में काम आने ही वाले हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इज द वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अहिंसा, कि अगर आप अहिंसा के पथ पे चलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा काम क्या करना होगा? सबसे बड़ा काम आपको अनटचेबिलिटी को खत्म करना होगा। और अनटचेबिलिटी कैसे खत्म होगी? बापू के सपनों को हम कैसे साकार करेंगे, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे कि उसका एक जो है उसका एक एस्पेक्ट है इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। अब आपका आर्टिकल और क्या कहता है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल ये भी कहता है कि जितने एंटी कास्ट मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, एंटी कास्ट मूवमेंट, चाहे वो भीमराव अंबेडकर साहब ने सपोर्ट किए हों, चाहे वो गांधी जी ने भी जिसके लिए काफी कुछ कहा हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले ने भी एंटी कास्ट मूवमेंट चलाए हों, एंटी कास्ट मूवमेंट पे आज भी जो है लोग जो है डिबेट करते हैं, ठीक है। एंटी कास्ट मूवमेंट का एक हिस्सा है इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटरकास्ट मैरिजेस ही एनहिलेट कर सकता है कास्टिज्म को। एनहिलेट मतलब
कि उन्मूलन की दिशा में, एनिहिलेट का मतलब है किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना। इसके बारे में एक्टिविस्ट, थिंकर, लीडर सबके अपने अपने यहाँ पर राय हैं, सबकी अपनी है। कुछ लोग हो सकता है कास्टिज्म को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग एंटी कास्टिज्म को सपोर्ट करते हैं, और सभी अपने अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन भारतीय समाज के अगर बात करें कि डेवलपमेंट की बात करें तो एंटी कास्टिज्म होना चाहिए, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारा संविधान भी कहता है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल है जो आपको कहता है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो सब कुछ क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक फेमस कोट है कि किस तरीके से ये कास्टिज्म को उखाड़ा जाएगा या खत्म किया जाएगा, एनिहिलेट किया जाएगा, उन्मूलन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिजेस वर द रियल रेमेडी फॉर ब्रेकिंग कास्ट। गांधी जी भी कह रहे हैं कि भाई क्या करो, अनटचेबिलिटी को खत्म करो। अनटचेबिलिटी खत्म होगी तभी तो आप शादी करने के बारे में सोच सकते हैं इंटरकास्ट, ठीक है, जब आपके दिमाग में अनटचेबिलिटी नहीं होगी। और अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन, आपके परिवार में फिर अनटचेबिलिटी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिमाग से निकल जाए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर द रियल रेमेडी फॉर ब्रेकिंग कास्ट सिस्टम। और इन्होंने कहा कि अम्बेडकर थॉट के ये जो फ्यूजन ऑफ ब्लड है, फ्यूजन ऑफ ब्लड मतलब कि मिक्स्ड कास्ट वाले बच्चे, यानी कि जिनके पेरेंट्स में से एक किसी जाति का है और दूसरा किसी जाति का है, तो जो फ्यूजन ऑफ ब्लड है इट वुड क्रिएट द फीलिंग ऑफ किथ एंड किन। इससे क्या होगा, बच्चों को दोनों ही जातियों में अपने जो है क्या है, रिश्तेदारों वाली भावना पैदा होगी, और जिससे क्या रहेगा कि बच्चे दोनों जातियों का उचित सम्मान करेंगे। फिर भी अंबेडकर की ये जो एडवाइस है आज भी जो है अनसुनी रहती है, लोग आज भी इसको फॉलो नहीं करते हैं। इंडियन ह्यूमन, अब यहाँ पर ये हमने देख लिया अंबेडकर साहब का क्या कहना है, एम के गांधी जी का क्या कहना है। अब देखिए कि यहां पर हमें चाहिए कुछ डेटा। डेटा कहता है कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट में कहा जाता है कि 95% भारतीय आज भी ऐसे हैं जो कि अपनी कास्ट या सब कास्ट के अंदर ही अपना पार्टनर चुनते हैं। 5% ऐसे हैं जो कि इन ऑड्स के अंगेंस्ट जाके, अपने ट्रेडिशन के अंगेंस्ट जाके, अपनी कास्ट के अंगेंस्ट जाके इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। क्या ये डेटा जो है, आप बताइए, क्या ये डेटा एंकरेजिंग है? नहीं, ये डेटा अभी भी उतना एंकरेजिंग नहीं है। दिस डेटा इज नॉट सेटिस्फाइंग कवरेज ऑफ देम, ठीक है। तो ये आपका डेटा है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। 95% भारतीय आज भी अपनी कास्ट या सब कास्ट में ही शादी करते हैं। काफी टाइम ऐसा होता है कि सेकेंड या थर्ड जनरेशन के जो एजुकेशन दलित हैं, एजुकेटेड दलित हैं, यानी कि ऐसे लोग जैसे बी आर अम्बेडकर एक उस समय के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अब उनकी सेकेंड जनरेशन, फिर उनकी थर्ड जनरेशन, ऐसे अब ऐसे किसी व्यक्ति जो पहले एजुकेटेड दलित हो और उसकी सेकेंड या थर्ड जनरेशन, यानी कि जो भी पढ़ी लिखी हो, ये क्या करते हैं, इनको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। दे हैव मैनेज, क्योंकि इनके माँ बाप पढ़े हुए हैं, कुछ काम करते होंगे, तो उनको और धीरे धीरे ये क्या है, पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पर चले जाते हैं। और जब ये अच्छी जॉब पे चले जाते हैं तो फिर ये अपनी कास्ट के बाहर भी मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस में होता क्या है, मान लो कोई पढ़ लिख गया, ठीक है। अब भाई इंटरकास्ट मैरिजेस का ये है कि एक अपर कास्ट से, एक लोअर कास्ट से, तो जो लोअर कास्ट वाला है वो पढ़ लिख के थोड़ी बहुत जॉब करके जो है अब थोड़ा अपने पैरों पे खड़े होके इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए आगे सोचता है। अब होता क्या है, देयर यूनियन इज अनलाइकली एनी अदर मैरिज। इन जब दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट का है और वो शादी कर रहे हैं, तो ये शादी दूसरी शादियों से, सेम कास्ट मैरिजेस से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इट इज अ पॉलिटिकल एक्ट। पॉलिटिकल एक्ट मतलब एन अचीवमेंट ऑफ लव ओवर कास्ट, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस आर व्हाट, भाई कोई माँ बाप तो भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा केस होता होगा कि माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा चलो हम ब्राह्मण हैं और लेकिन हम तुम्हारे लिए दलित लड़की ढूंढेंगे, ठीक है, या कोई लड़की ब्राह्मण हो तो उसके बाद हम तुम्हारे लिए दलित लड़का ढूंढेंगे। तो ऐसा तो मतलब ये अरेंज मैरिजेस में तो नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, नियर अबाउट इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस आर एन अचीवमेंट ऑफ लव ओवर कास्ट, और दलित पर्सन मैरिंग आउटसाइड कास्ट
मान लीजिए अपर कास्ट में शादी कर रहा है या कर रही है, तो उसको दो स्ट्रगल झेलने हैं। एक तो स्ट्रगल ऑफ देयर कम्युनिटी, मतलब जिसके अपर कास्ट में जिससे शादी हो रही है उसकी कम्युनिटी का स्ट्रगल उसको झेलना है, मतलब वहां से लोग सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा। एंड द कल्चर ऑफ स्पाउसेस एंड इन लॉज, यानी कि अपने यहाँ का भी करना है और मतलब स्पाउस और उसके इन लॉज का भी करना है, दोनों जगह स्ट्रगल होगा। अपनी कम्युनिटी से भी, मान लीजिए कोई ब्राह्मण लड़की है और कोई किसी दलित लड़के से शादी कर लेती है, तो ब्राह्मण लड़की को अपनी कम्युनिटी का भी स्ट्रगल झेलना है, उसका भी अपोजिशन झेलना है, और स्पाउसेस जहां मतलब जो मतलब बेटर हाफ है उसके और इन लॉज का भी कल्चर जो है पूरा का पूरा उसके लिए चेंज हो जाएगा। तो भाई कहते हैं ना कि मतलब सेम कास्ट मैरिज क्यों होनी चाहिए, कि भाई अपना सेम ही कल्चर होगा, सेम ही रीति रिवाज होंगे, लेकिन जब पूरी कास्ट बदल जाएगी तो रीति रिवाज भी चेंज हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो है ऑपरेसर कास्ट जो है, ऑपरेसर कास्ट की कंपनी मिल पाना या उनका सपोर्ट मिल पाना ये बहुत मुश्किल होता है। रेयरली डज वन गेट अ चांस टू बैलेंस बोथ, ठीक है। और आपने ऐसी भी शादियां देखी होंगी इंटरकास्ट मैरिज, जहां पे फिर हस्बैंड वाइफ जो है दोनों साइड के पेरेंट्स को छोड़ के और फिर अपना अलग ही रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। और व्हाट इज द आउटकम इफ दे डू, अगर वो बैलेंस कर भी पाते हैं, अगर वो बैलेंस कर लेते हैं, अच्छे से समझा लेते हैं परिवारों को और बैलेंस हो जाता है, सब चंगा सी वाली कंडीशन चल रही है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब इनके बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन ऑफ मिक्स कास्ट पेरेंट्स, ठीक है, आर्टिकल कहता है कि इनके बच्चे ऑल्सो ग्रो अप विद प्रोफाउंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स, ठीक है। क्योंकि अब वहां पर क्या होगा कि एक साइड की जो अपर कास्ट वाले ग्रैंड पेरेंट्स या उनकी फैमिली होगी वो कहेंगे कि नहीं हमारी कास्ट अच्छी है, और जो दूसरी साइड वाले ग्रैंड पेरेंट्स या उनकी फैमिलीज होंगी वो हमारी कास्ट अच्छी है ये बोलेंगे। तो बच्चे जो हैं जब बड़े होते हैं तो उनके जो है कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, दे आर ब्रॉट अप इन कास्ट न्यूट्रल, ठीक है। वो तो होता है, कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड तो होता है, लेकिन माँ बाप यदि बैलेंस कर पाते हैं तो बच्चे कास्ट न्यूट्रल फैमिली में, कास्ट न्यूट्रल एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। और अगर बच्चा कास्ट न्यूट्रल एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है तो क्या होगा? अब यहां पर एक बड़ा मुद्दा आता है, विच स्पेशली मीन्स बीइंग सब्जेक्टेड टू डोमिनेंट कास्ट पेरेंट्स आइडेंटिटी। भाई ठीक है, आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, आपके लिए कास्टिज्म का उतना प्रॉब्लम नहीं था। मुद्दा कहां आएगा? मुद्दा इधर आएगा कि ये पापा जी हैं, ठीक है, ये मम्मी हैं, ठीक है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये इनकी इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज। आप सब ये चीज जानते हैं, समझते हैं, बस थोड़ा सा इसको समझाने की जरूरत। मान लो ये अपर कास्ट के हैं और ये लोअर कास्ट है, मान लीजिए, लेट। अब जब बच्चा होगा, क्या कास्ट न्यूट्रलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी? उसकी सोच में कास्ट न्यूट्रलिटी होगी, लेकिन अगर कास्ट न्यूट्रलिटी है तो जनरली जो हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं कि पिता का मतलब पैट्रियार्कल सिस्टम, पैट्रियार्कल, और सेम इंटर रिलीजियस में भी होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम होने की वजह से, पैट्रियार्कल सिस्टम होने की वजह से बच्चे का जो सरनेम है वो कौन सा वाला होगा भाई? पापा वाला होगा, और बच्चा फिर से उसी कास्टिज्म में फंस जाएगा, ठीक है। अगर यही बात करें हम, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। शाहरुख खान, गौरी खान, बच्चे क्या हैं? खान है, बच्चे कौन सा सरनेम लगा रहे हैं? खान, ठीक है। सैफ अली खान, करीना कपूर खान, ठीक है, करीना कपूर खुद भी खान हो गई हैं, ये भी खान हो गई हैं। अगर बात वहीं आके अटकती है कि आपको अपनी, कहते ना कि जी हमारे यहाँ तो गणपति विसर्जन भी होता है, ईद भी मनाते हैं, तो अपना सरनेम क्यों चेंज किया? सरनेम क्यों चेंज किया? सरनेम क्यों चेंज किया? क्या कुणाल खेमू से शादी होने के बाद क्या सोहा अली खान खेमू हो गई है? हाँ भाई, सोहा अली खान आज भी उनके इंस्टा पे, बायो पे, ट्विटर पे, इधर पे उधर पे क्या सोहा अली खान खेमू लिखा हुआ है? हाँ जी। तो जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, यहां इन दोनों में कौन डोमिनेंट है? आप, ठीक है, यहां इनमें कौन डोमिनेंट है? आमिर खान एंड देन उसकी वाइफ्स। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल ये कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है
कि जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी वो डोमिनेंट कास्ट पेरेंट्स की आइडेंटिटी फिर बच्चों को कैरी करनी होती है, या बच्चों को जो आइडेंटिटी मिलती है वो डोमिनेंट कास्ट पेरेंट की मिलती है। समझे आप कि नहीं समझे? बच्चों को जो आइडेंटिटी मिलती है वो डोमिनेंट कास्ट पेरेंट की आइडेंटिटी मिलती है। द क्लोजेस्ट दे कम टू कास्ट इज अवेलिंग कास्ट रिजर्वेशन और विजिटिंग देयर दलित फैमिली। If they align themselves with the identity of oppressed caste parent, which is need based, they risk a backlash. अगर ये अपने उस पेरेंट की कास्ट को फॉलो करते हैं जो कि ऑप्रेस्ड है या लो कास्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, आर्टिकल साफ कह रहा है विच इज अ नीड बेस्ड फॉर कास्ट रिजर्वेशन के लिए, टू अवेलिंग द कास्ट रिजर्वेशन। लोग इतने चालू हैं तो वो एक प्रतिक्रिया का जोखिम भी उठाते हैं, जहां पर समाज उनको ये प्रतिक्रिया देता है कि अरे तुमने तो रिजर्वेशन की वजह से जो है अपने मदर का सरनेम या फादर जो लोअर कास्ट का है उसका सरनेम आपने चला रखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ स्कीम। अब गवर्नमेंट की क्या स्कीम है वो सुनिए। गवर्नमेंट ने एक 2013 में एक उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी इंटरकास्ट मैरिजेस को एनकरेज करने के लिए। उन्होंने कहा था कि यदि आपके मतलब आप पार्टनर्स में से दो लोग हैं जो कि शादीशुदा हैं और उनमें से एक पार्टनर यदि दलित है तो आपको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और एमएलए और एमपीज को बोला था कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज अ रिकमेंडेशन, कि आपको बस एक उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म फिल करोगे आप, तो वहां पे एमएलए या एमपी का आपको क्या चाहिए होगा, रिकमेंडेशन चाहिए होगा, और आपको सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2.5 लाख रुपए देगी। इससे क्या है कि सरकार का एक सोच था कि इससे इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा मिलेगा। स्कीम चाहती थी कि आप अप्रिशिएट करती थी और प्रमोट करती थी सोशली बोल्ड स्टेप को। जो कपल सोशली बोल्ड स्टेप्स लेते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए थी, क्योंकि जो कपल्स सोशली बोल्ड स्टेप लेते हैं, सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाते हैं, उनके लिए बाद में वो कदम तो उठा लेते हैं लेकिन बाद में दिक्कतें आती हैं, और अगर मॉनेटरी दिक्कत आती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए दे रही थी। व्हेन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड आर नाउ इंटीग्रेटिंग रैपिडली अक्रॉस कलर रेशियल एथनिक बाउंड्रीज, तो जहां जब दुनिया के अलग अलग देश जो हैं रेशियल एथनिक बाउंड्रीज को और कलर को मतलब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारतीय सरकार ने ऑफर किए थे इंसेंटिव्स फॉर कपल टू मैरी आउटसाइड रिजिड बाउंड्रीज। तो ये एक स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम का नाम आप मेरे को बताएंगे, सर्च करिएगा, थोड़ा सा गूगल करिएगा, भविष्य के कलेक्टर बनने वाले हैं आप, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं तो आपका काम है कि आपको ये जानना है। अब ऑथर कहते हैं कि आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। सवाल ये उठता है कि डज इंटरकास्ट मैरिज देन रिजल्ट इन एंटीसिपेटेड सोशल चेंज एंड एबॉलिश अनटचेबिलिटी। जहां पर हमने शुरू किया था वहीं पे हम अंत करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक का, कि क्या इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह जो हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है, और क्या ये अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को खत्म कर सकते हैं, इतने एबल हैं क्या। तो ऑथर अपने 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं एक अमेरिका में एक सवर्ण महिला से मिला, यानी कि जो अपर कास्ट की फीमेल है, उसने एक दलित मैन से शादी करी थी और उसकी दलित कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। अपर कास्ट फीमेल ने दलित व्यक्ति से शादी करी और दलित व्यक्ति की कम्युनिटी को ज्वाइन किया। आफ्टर ड्यूरिंग इंटरेक्शन, उस महिला से इंटरेक्शन होने के बाद में यहां पर सवर्ण विमेन वुड नॉट प्रेज हर बैकग्राउंड। ये पता चला कि सवर्ण महिला यानी कि जो अपर कास्ट महिला थी वो अपने बैकग्राउंड को उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। द दलित कम्युनिटीज कल्चर, रिलीजन एंड फेस्टिवल वर डिफरेंट फ्रॉम हर, ठीक है, क्योंकि दोनों के कल्चर और रिलीजन अलग होंगे। अननोइंगली, अनजाने में महिला ने अपने कुछ अनुभवों को जो है दर्शाया, अपने अनुभवों के बारे में बताया। महिला ने बताया कि शी फॉरगॉट अबाउट हर कास्ट आइडेंटिटी एंड स्टार्टेड टू क्लेम दलित आइडेंटिटी पैसिवली, कि एक समय के बाद धीरे धीरे भाई वो किसी और कास्ट से थी लेकिन धीरे धीरे इतना एसिमिलेट हो गई कि अपनी खुद की कास्ट आइडेंटिटी भूल गई। सही शी वॉज अ स्टूडेंट और एक एक्टिविस्ट थी वो, उसको जो है प्रॉफिट मिला इस दलित कॉम्पैट्रियोट नेटवर्क का, ठीक है। तो यहां पर इस नेटवर्क का, क्योंकि वो एक्टिविस्ट थी तो उसको इन चीजों का फायदा मिला। एज शी बिकेम मोर कंफर्टेबल विद द दलित कम्युनिटी, क्योंकि वो काफी ज्यादा कम्युनिटी से कंफर्टेबल हो गई थी, तो वहां पर उसको लीडरशिप रोल भी दिए गए। तो एक सवर्ण महिला, अपर कास्ट की महिला एक दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है एज अ लीडर, ठीक है। तो क्या सोशल चेंज आया? जी हाँ, आया।
उसने जो है दलित लीडरशिप ली और उनके ओवर रिप्रेजेंटेशन, जहां पर मेल्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन था, वहां पर वो महिला दलित लीडर बनी, जबकि वो दलित थी नहीं। कुछ महीनों बाद शी रिप्रेजेंटिंग दलित एट कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। और यहां पर इस एनेक्डोट से, इस पूरी की पूरी व्याख्यान से, पूरी की पूरी कहानी से हमको यह देखने के लिए मिलता है कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं has become a passport for those who lived the life of oppressing Dalit directly or by virtue of their participation in anti-Dalit prejudice to now suddenly assume the position of misrepresenting Dalits. तो कहने का मतलब है कि अंतरजातीय विवाह बेसिकली एक पासपोर्ट की तरह बन गया है कि आप इंटरकास्ट मैरिज करो और आपको उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और एंट्री मिल जाएगी। अपनी भागीदारी के आधार पर जो है आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड केस बताते हैं एक दलित मिनिस्टर का। पहले में एक अपर कास्ट महिला ने एक दलित व्यक्ति से शादी करी। दूसरे केस में ये बता रहे हैं कि एक दलित मिनिस्टर मैरिड टू अ ब्राह्मण विमेन, जो कि मराठी टॉक शो करती थी। ठीक है, ही रिप्लाइड दैट कि इट वॉज बिकॉज ब्राह्मण विमेन आर वेरी गुड एंड अपील्ड टू ऑल दलित मैन टू मैरी ब्राह्मण विमेन। अब ये थोड़ा सा काफी अलग तरीके का मतलब इनका स्टेटमेंट था, ये दलित मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि ब्राह्मण विमेन आर वेरी गुड, ब्राह्मण महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं और सभी दलित पुरुषों से ब्राह्मण महिलाओं को शादी करने की अपील की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है मतलब पॉलिटिकली, क्योंकि मिनिस्टर थे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल तो होंगे ही और थोड़ा अजीब तरीके बातें करेंगे। लेकिन यहाँ दो चीजें। अब बात करते हैं अंबेडकर की उसी स्पीच पे, आर्टिकल बात करता है, लौट के आता है उसी स्पीच पे, जहां पर इन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए रियल रेमेडी आपकी इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट डिनर्स यानी कि सब लोग सम्मिलित होकर क्या करें, अपना खाना पीना खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉल्यूटिंग, जो जैसे हम पेपर 1 में सैक्रेड और प्रोफेन पढ़ते हैं, वैसे ही हम पेपर 2 में पॉल्यूटिंग एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटरकास्ट डिनर्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ओकेजनली, जिससे क्या हो, सैंक्टिटी ऑफ द शास्त्रास, ठीक है, जहां पे कास्टिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, विच वर फ्यूटाइल मेथड टू अचीविंग देयर एंड्स। तो ये चीजें करी जाएं जिससे कि आप जो है अचीव कर सको किस चीज को, सोशल चेंज को एंड अनटचेबिलिटी को खत्म कर सको। अंबेडकर आर्ग्यू करते हैं कि ही वॉज नॉट अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिजेस। What Ambedkar is arguing is not against intercaste marriages, but he is inviting us to go deeper, कि हमको इंटरकास्ट मैरिजेस के कॉन्सेप्ट्स को और समझ के और बियॉन्ड द सोशल सैंक्शंस जाना पड़ेगा। ही वांट अस टू बी पार्टिसिपेंट इन द मूवमेंट। सिर्फ सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। अंबेडकर साहब, आर्टिकल कहता है कि अंबेडकर साहब चाहते थे और मतलब थे उस टाइम पे कि हम लोग खुद इस मूवमेंट का पार्ट बने और इस चीज को अपनी लाइफ में, अपने माइंड सेट में, अपने ऊपर जो है क्या करें, अपने ऊपर मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट करें और हम वो चीजें करें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आए हैं एथनोसेंट्रिज्म। अब 2021 में क्वेश्चन आया था, राइजिंग एथनोसेंट्रिज्म इज लीडिंग टू अ, देखो आर्टिकल हो गया खत्म। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2021 में 2 क्वेश्चन आए, 2020 में क्वेश्चन आया, 2018 में क्वेश्चन आया, 2010 में क्वेश्चन आया। ये सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अगर आप इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी टॉपिक से। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म की वजह से क्या हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, आप जो है एप्रोप्रिएट रीजन बता के इस चीज को एक्सेस करो। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है मैंने यहां पर लिख भी दिया है। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म को समझाया है क्योंकि ये रिलेटेड है थोड़ा सा, इसको भी हम पेपर 2 में पढ़ेंगे अभी। एथनोसेंट्रिज्म वो है जहां पर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं उसके कल्चर के आधार पर या उसकी एथनिसिटी के आधार पर। किसी के कल्चर के आधार पर उसके साथ में भेदभाव करना, एथनिक बाइस और कल्चरल बाइस जहां पर होते हैं उसको एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अपनी एथनिसिटी की तरफ ही सेंट्रिक रहना और दूसरे को क्या करना, कमतर समझना। ठीक है, या फिर अपने से बेटर समझना, जहां पर कॉन्शियसली, जानबूझ के और अनकॉन्शियसली यानी कि अननोइंगली, बिना जाने मतलब अनजाने में कोई एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, पूरे दुनिया के बारे में या अपने से अलग कल्चर या अपने से अलग एथनिसिटी के बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेता है, अपने ग्रुप से अलग किसी दूसरे के बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेता है और फिर उस आधार पर जो है रेटिंग करता है। रेटिंग मतलब कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सारी चीजें। कल्चर क्या है, कल्चर बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है। कल्चर एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है जो कि हम मानते हैं।
बिलीफ सिस्टम है जो कि हम अपने ग्रुप का मानते हैं, ठीक है। तो कल्चर हैव अ सेट ऑफ रूल एंड बिलीफ कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कल्चर में। और उसी वजह से एथनोसेंट्रिज्म हमारे अंदर आ जाता है कि मीजरिंग और जजिंग। एथनोसेंट्रिज्म क्या है कि अपने कल्चर के अलावा जितने भी कल्चर हैं, अपने कल्चर के अलावा जितने भी कल्चर हैं उनको जो है जज करना, उनको मीजर करना, उनको नापना तोलना मतलब उनमें क्या सही है क्या गलत है ये बताना। एथनोसेंट्रिज्म इज अ मीजरिंग एंड जजिंग ऑफ वन कल्चर बाय अनदर कल्चर एंड दिस कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जजमेंट कैसा भी हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव जज कर रहे हैं तो उसके तो बहुत सारे उदाहरण अभी मैं दूंगी भी। और पॉजिटिव क्या है कि आप अपने कल्चर को कमतर मान रहे हो और दूसरे वाले के कल्चर को ज्यादा अच्छा मान रहे हो। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर को कभी कभी हम जो है पॉजिटिवली क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव जजमेंट किसके बारे में होते हैं, दो कल्चर्स के बिटवीन जो डिफरेंसेस हैं, दो कल्चर का बिलीफ सिस्टम का जो डिफरेंस। भाई आप जो है डिफरेंस आप कैसे जज करोगे, आपका एक कल्चर ए है एक कल्चर बी है, इनके बीच के जब तक आपको अंतर नहीं पता होंगे तब तक आप जज नहीं करोगे, है ना। तो एथनोसेंट्रिज्म इज ऑल्सो बिलीविंग द इन्फीरियरिटी ऑफ अदर कल्चर्स compared to the superiority of one's own culture, कि मेरा कल्चर सबसे महान है और दूसरों के सारे के कल्चर जो हैं दुनिया में मेरे कल्चर से इंफीरियर हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म ये होता है। तो एथनोसेंट्रिज्म की जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री की डाइट को जज करना, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, नोइंगली अननोइंगली हम सब लोग करते हैं। अरे यार ये वीगन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट का आइडिया है, ठीक है, जजिंग अदर्स कल्चर डाइट, जबकि जानते नहीं है कि वीगन जैनिज्म के अंदर भी बहुत ज्यादा है, जैनिज्म के अंदर भी वीगन का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेक्टिंग अदर्स टू स्पीक इंग्लिश, अब जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अंग्रेजी बोलेंगे, ये क्या है, अपने कल्चर या अपनी भाषा या अपने बिलीफ सिस्टम को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर दिखाना। जैसे कि चॉपस्टिक वर्सेस वेस्टर्न कटलरी, चॉपस्टिक्स, ठीक है। अब आप बड़े से रेस्टोरेंट में गए, आप बड़े से रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने नूडल्स मंगाए, ठीक है, वो लेके आ गए चॉपस्टिक 2 डंडियां, अब आपसे खाए नहीं जा रहे, अब डाइन इन में आपसे खाए नहीं जा रहे, तो क्या हो रहा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। वहीं कोई जो है पेल रहा है तो लग रहा है कि भाई क्या सुपीरियर है, सिर्फ एक खाने का ही तरीका है। लेकिन वही चीज सोशियोलॉजी में एथनोसेंट्रिज्म की तरीके से देखी जाती है। एन इडियट अब्रॉड, कोई आया मुंबई से आया मेरा दोस्त, ठीक है, वहीं जो है मान लीजिए नीदरलैंड से आया मेरा दोस्त, अब उसको जो है आप बहुत सारी चीजों में क्या है, अरे यार क्या कर रहा है ये, ठीक है। अब बिग फैट ग्रीक वेडिंग, बहुत बड़े जो है तामझाम करके कोई शादी कर रहा है, आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं है, ये तो हमारे मतलब बिलीफ सिस्टम के हिसाब से नहीं है। अपने आप को भी कमतर समझ सकते हैं आप एथनोसेंट्रिज्म में, जरूरी नहीं है किसी दूसरे को कमतर दिखाएं, अपने आप को भी कमतर समझना वो भी एथनोसेंट्रिज्म है। अपनी एथनिसिटी को जो है कमतर समझना, इंफीरियर समझना, कि आपका एक पर्टिकुलर एक्सेंट नहीं है लेकिन दूसरों का है। आपने वो मूवी देखी होगी तनु वेड्स मनु, उसमें क्या बोलते हैं, शर्मा जी एक्सेंट तो नहीं आ रही है, तो वो पूछे कौन सा जी, हरियाणवी कि नहीं अंग्रेजी, एक्सेंट तो नहीं आ रही है। तो जजिंग विमेन्स कल्चरल आउटफिट, विमेन के आउटफिट को जज करना, ये भी क्या है, एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है। कॉलोनियल इंपीरियलिज्म, ये भी एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है, जहां वो कहते थे कि व्हाइट मेन्स आर सुपीरियर देन दी इंडियन नेटिव्स, ठीक है। कॉलोनियल इंपीरियलिज्म ये भी एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एथनोसेंट्रिज्म की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं समाज में, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सब। दूसरा क्वेश्चन 2021 में आया कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, अनटचेबिलिटी की क्या क्या फॉर्म्स है, ठीक है। मैंने हिंदी में भी डाल दिए ये सवाल सारे के सारे, आप चाहें तो इन पर्टिकुलर ईयर्स का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से। तो आगे जब हम बात करेंगे ना तो अनटचेबिलिटी की करेंगे खूब भर के, अनटचेबिलिटी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इंस्टेंसेस है। तो ये बोल रहे हैं कि भारत में अस्पृश्यता के विभिन्न रूप क्या है, इंस्टेंसेस क्या है, वेरियस फॉर्म्स क्या है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जैसे कि टेम्पल एंट्री, मस्जिद एंट्री, चर्च एंट्री पे बैन लगा देना, ठीक है। इंटरफेयर करना किसी दूसरे को, मंदिर में कोई दूसरा आ जाए, दूसरे धर्म का आ जाए या दूसरी जाति का आ जाए, प्रेयर करे पब्लिक प्लेस में, तो उसको क्या करना,
यहां पर मतलब भेदभाव करना भी अनटचेबिलिटी है। अगर किसी स्टोर में, होटल में, नाइट क्लब में, अनदर पब्लिक अम्यूजमेंट फैसिलिटी में, पब्लिक फैसिलिटी में किसी को रोकना, रिफ्यूज करना अनटचेबिलिटी है। किसी ना किसी आधार पे तो कर रहे होंगे ना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, किसी आधार पर तो कर रहे होंगे। पब्लिक सर्विसेज के अंदर लोकेशन, एलोकेशन पर रेस्ट्रिक्शन होना अनटचेबिलिटी है। टैप से, रिजर्वेयर से, तालाब से पानी नहीं पीने देना, सोर्स ऑफ वाटर, रोड का यूज नहीं करने देना, पब्लिक पास्चर का यूज नहीं करने देना, कब्रगाह, शमशान घाट, इन सब का यूज नहीं करने देना किसी पर्टिकुलर जाति विशेष या किसी भी तरीके से किसी को भी, अनटचेबिलिटी है। इंसल्ट करना SC ST OBC की, शेड्यूल कास्ट से जो है उनको इंसल्ट करना अनटचेबिलिटी है। रिफ्यूज करना इंडिविजुअल्स को हॉस्पिटल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में, हॉस्टल्स में, टू द पब्लिक गुड, ठीक है। पब्लिक संपत्ति, भाई कॉलेजेस क्या है, हमारे सबके लिए है ना, वो भी अनटचेबिलिटी है। रिफ्यूजल टू सेल एंड रेंडर सर्विसेज टू एनीवन, कि मैं जाऊं, मैं तुम्हें सामान नहीं देता, मैं तुम्हें धनिया नहीं देता, हल्दी नहीं देता, नमक नहीं देता, चावल चीनी नहीं देता, क्यों? क्योंकि तुम शेड्यूल कास्ट से हो, मैं अपर कास्ट से हूं, मैं नहीं बेचता तुमको, अनटचेबिलिटी है। बेसिक ह्यूमन राइट्स को डिनाई करना अनटचेबिलिटी है। और ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करना, शेड्यूल कास्ट से एक्सपेक्ट करना कि वो डेरोगेटरी जॉब करें, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करें, वो क्लीनिंग द गटर, क्लीनिंग द शूज, ये सब करना ही उनका काम है, ये एक्सपेक्ट करना भी अनटचेबिलिटी है। ये अस्पृश्यता के उदाहरण है। क्वेश्चन आया था फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, पेपर 2 जब हम करेंगे, ठीक है। कौन क्या कहता है यहां पर वो भी देखेंगे, प्रोफेसर सत्यव्रत क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। मन थ्योरी क्या कहती है वो भी देखेंगे, सो फार एज माना थ्योरी कंसीडर्ड। मजूमदार जी क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, ये सब आगे आएगा, ठीक है। BR अम्बेडकर क्या कहते हैं ये भी देखें। अभी से इसके चक्कर में मत पड़ना, पेपर 2 में सारा पढ़ाऊंगा। मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में बताया है, ठीक है। गांधी जी क्या कहते हैं, ये कैसे आप अबॉलिश कर सकते हैं अनटचेबिलिटी को, कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा लिमिट्स क्या हैं, एंटी बाइकॉट लॉज क्या हैं, वो सब किस तरीके से ये सब चेंज होगा, क्या स्कोप है, क्या नीड ऑफ द आर है। अब कुछ बच्चे होंगे इनको पॉज कर करके इनको लिखने लग जाएंगे, मत करो, मत लिखो अभी, और कंक्लूजन कैसे लिखोगे पेपर के अंदर, वो सब भी। तो ये सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, तो विश्वास रखें, फेथ रखें कि आप सही दिशा में काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लें। और फिर तीसरा क्वेश्चन आया था कि इंडियन कास्ट सिस्टम यूनिक है लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए, सोशियोलॉजी की ग्रोथ के लिए अनहेल्दी है इंडियन कास्ट सिस्टम, वो भी सब करेंगे किस तरीके से अनहेल्दी है। कास्ट सिस्टम डेमोक्रेसी को रोकता है, उसके राह में रोड़े अटकाता है। डेमोक्रेसी जहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज और डेमोक्रेसी सब जो है सबके लिए है, उसमें कास्ट सिस्टम रोकता है, रोड़े अटकाता है। ये इस पे भी आप लिख सकते हैं। कास्ट सिस्टम वही, फिर वहीं से अनटचेबिलिटी, और ये इंटरकास्ट मैरिजेस क्या है, उसका एक तरीका है उसको खत्म करने का, ठीक है। तो आप कैसे इरेडिकेट करोगे, हाउ टू इरेडिकेट कास्ट सिस्टम, तो इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट डिनर्स, ये सब आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं। क्रिटिकली एक्सेस द फॉर्म इन विच अनटचेबिलिटी कंटिन्यूज टू बी प्रैक्टिसेस, फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी 2021 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। और आज मैंने आपके लिए टेलीग्राम में बहुत कुछ ऐसा शेयर किया है जो आपके बहुत काम का है। मैंने आपको ऑरेंज बुक शेयर करी है टेलीग्राम में, मैंने आपको टॉम बॉटेमोर की एक बुक शेयर करी है, और मैंने आपको PYQs की एक बुक शेयर की है, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो आप देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे वो PYQ की बुक को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, वो घुमा फिरा के पुराने क्वेश्चंस को ही पूछते रहते हैं। फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी 2010 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। और फिर जो बच्चे कहते हैं ना कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कि अगर किसी ने 2010 वाले पेपर के इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर ली होगी, तो वो जो 2021 में पेपर देने बैठा होगा ना, सेम क्वेश्चन ही तो लिख के आना है उसको, सेम आंसर ही तो लिख के आना है। तो टेस्ट सीरीज से बढ़ के सबसे बड़ी बात है कि आप जो है PYQs को जो है करें हैंडल। अगर तुम इनको संभाल लिए ना, अगर तुम इनको संभाल पाए, तो तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ ईजी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो पहले इसको तो कर लो ना, ये तो फ्री की टेस्ट सीरीज तुमको दे रखी है, UPSC ने खुद बनाई है तुम्हारे लिए, कोई और तो क्या ही बनाएगा, UPSC ने खुद बनाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। आगे के भी कुछ करंट अफेयर्स को मैं रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी ज्वाइनिंग दी सेशन। और सब्सक्राइबर्स जो है हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आगे आने वाले फ्यूचर में फिर हम लाइव क्लासेस भी करेंगे। आज मैंने लाइव क्लास करके भी देखा था, मतलब एक डेमो, और वो हो पा रही थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे आप, तो आप लोग जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप करिएगा। जैसे ही सब्सक्राइबर्स इतने हो जाएंगे कि हम लाइव क्लास कर सकते हैं, तो हम लाइव क्लास भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।